परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी डीपीएसपी में 41 डीपीएसपी शायद हो गया था ना, 39, 40 और 41 तीनों मैंने पढ़ा दिए। ठीक है, 41 भी पढ़ा दिया था ना, कि नहीं पढ़ाया था? 41 40 के बाद हो गया था 41वां। हेलो, अब बात करेंगे 42 से, है ना, आर्टिकल 42। तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी बच्चे उसमें से नोट उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आया समझ में? ये आर्टिकल 42 सभी को दिखाई दे रहा है? जसप्रीत, जसप्रीत, बस इसको नोट करो पूरा जो लिखा है, या नोट नहीं कर सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा आसान रहेगा, नोट करने में टाइम लगेगा। क्या लिखा है पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ कोई एक बच्चा, कोई बच्चा एक पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बस 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 बस, हाँ यहीं तक बात करेंगे। देखो इसमें दो चीजें दिख रही हैं आपको, क्या दिख रही है? एक तो काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा। कोई समझा सकता है क्या है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं? दो चीजें हैं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता। ये दोनों चीजें तो एक ही है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं एक चीज है और प्रसूति सहायता जो है दूसरी चीज है। इंग्लिश मीडियम में बात करें तो पहले का अर्थ हो रहा है वर्किंग कंडीशन, ठीक है, या फेवरेबल वर्किंग कंडीशन फॉर मेन, ठीक है, और दूसरा जो है प्रसूति सहायता यानी डिलीवरी जो होती है ना महिलाओं को, उससे रिलेटेड है। तो कोई बच्चा ये बताने का प्रयास करे कि काम की मानव न्याय संगत और मानवोचित दशाओं से क्या कहना चाह रहा है, बताइए। नहीं, ये बात आर्टिकल 39A में पहले ही हो चुकी है। स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों को समान माना गया है, इसीलिए 39A पढ़ा था ना अपन ने, जब वहां पे आई थी ये बात। काम की न्याय संगत दशा का ये होता है, अब ये जो अभी तक जो बातें लागू हो रही थी वो अधिकतर सरकारी विभागों पे लागू हो रही थी, है ना। अब काम की जो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का मतलब ये होता है कि कोई भी यदि क्षेत्र है, कार्यालय है, या आपका कार्यालय मान लो, या आपका कोई फैक्ट्री मान लो, या कोई कंपनी मान लें अपन, आई बात समझ में? कोई भी कार्यालय हो सकता है शासकीय, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, और कोई भी आपकी कंपनी हो सकती है। वहां पर कार्य की न्यायोचित दशा का मतलब ये होता है कि वहां पर काम करने के लिए आपका जो इन्वायरमेंट है पूरा, वो वर्किंग होना चाहिए। वर्किंग इन्वायरमेंट से मतलब ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कमरा है 10 बाय 10 का और वहां पे 15 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर डिस्टेंस हो कर्मचारियों के बीच में, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, प्रॉपर स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग क्या हो, शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था हो। काम की न्यायोचित दशा का मतलब ये है कि नियोक्ता जो काम दे रहा है आपको, कंपनी का जो डायरेक्टर है या कंपनी का जो बॉस है जो आपसे काम ले रहा है, वो आपको काम के लिए न्यायोचित दशा उत्पन्न कराएगा, यानी आपको अच्छी स्वच्छ हवा की व्यवस्था करेगा, ठीक है, पानी की व्यवस्था करेगा, है ना, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करेगा। नई चीज आ गई आज के समय तो सैनिटाइजेशन, है ना। और इसके अलावा टॉयलेट भी क्या होना चाहिए? अलग अलग पृथक पृथक होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं कार्य की न्यायोचित दशा। और हफ्ते में क्या होना चाहिए? छुट्टी भी होना चाहिए। कार्य के घंटे भी क्या होना चाहिए? निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 18-18 घंटे का ले रहा है व्यक्ति, काम ले रहा है। तो कार्य की न्यायोचित दशा का मतलब आप आ गया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? आवाज साफ आ रही कि नहीं आज? हाँ आ रही ना। आज मैं देखो हॉस्पिटल से क्लास ले रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तुम लोग यदि हॉस्पिटल जाते ना तो क्लास ही नहीं लेते, ठीक है, क्लास अटेंड भी नहीं करते तुम लोग। तो मैं हॉस्पिटल से
वो डिलीवरी हुई है मेरी बेटी को, उसके लिए आया हूँ मैं, है ना। 25 तारीख से हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा आज की बात नहीं है। प्रीमेच्योर डिलीवरी है, थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम है बच्चे में, तो वो आईसीयू में है, तो जब तक हमको यहीं रुकना पड़ेगा। तो 25 तारीख से हॉस्पिटल में ही हूँ मैं, पर घर पे जाके क्लास ले लेता था, पर आज मैंने सोचा कि यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जभी तो फायदा होगा ऑनलाइन क्लास का। आप ऑनलाइन क्लास में इसी आदत बनाओ आप लोग भी, जैसे मैं हॉस्पिटल से जब ले सकता हूँ क्लास, तो आप भी क्या कर सकते हो, कहीं पे भी हो टाइम निकाल के 1 घंटा सुन सकते हैं आप, है ना। जब मैं अभी 25 तारीख से, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, 25 तारीख से सिर्फ हॉस्पिटल से घर आके मैं तुमको आप लोगों के लिए क्लास लेके वापस जा रहा था। और आज मैंने थोड़ा सा ये देखा कि पास में एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे आके मैं आराम से बैठ गया और मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की, जो रेस्टोरेंट तो खाली पड़े हैं आज के समय में। तो इस तरीके से आप, जब मैं व्यवस्था कर सकता हूँ, तो ऐसा आप भी थोड़ा सा, परिस्थितियाँ ठीक है, कम ज़्यादा होती रहती हैं। यदि आप हॉस्पिटल में भी हो तो 24 घंटे आप डॉक्टर के टच में तो रहते ही नहीं है, वहाँ पे भी आपको बैठना ही है ना। 1 घंटा निकाल के यदि ज्ञान अर्जित कर लिया तो क्या दिक्कत है ना। पढ़ाई को भी अपन क्या दें, प्राथमिकता देना चाहिए, ठीक है। तो पर वो डिपेंड भी करता है कि कंडीशन कैसी है ना। कई बार कंडीशन हॉस्पिटल में अच्छी भी नहीं होती, तो फिर व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है ना पढ़ा सकता है, ये भी होता है ना। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि काम की न्यायोचित दशा आप समझ गए। काम की न्यायोचित दशा का मतलब जो नियोक्ता होगा वो आपको क्या करेगा, सही तरीके से क्या करेगा, काम के लिए क्या इन्वायरमेंट क्या कराएगा, उपलब्ध कराएगा। इन्वायरमेंट समझ गए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए प्रॉपर, है ना, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, सभी तरह की व्यवस्था होना चाहिए। तो मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची को मालूम ही नहीं था कि क्लास चालू हो गई है। उसको लगा कि पापा घर से आके लेंगे क्लास, तो आज मैंने यहीं से ले ली। तो आप समझ गए ना कि नियोक्ता को क्या करना है, सभी तरह की फैसिलिटीज जो है प्रदान करना है, काम के घंटे भी निर्धारित करना है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले आपसे, छुट्टियां प्रॉपर दे। इसको बोलते हैं कार्य की न्यायोचित दशा। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज उसमें क्या है, किसने पढ़ा था, पायल आपने पढ़ा था, पढ़ के बताओ दूसरी लाइन क्या पढ़ी थी, आप लोगों के पास ही है ना उसका स्क्रीनशॉट। प्रसूति मानव चिंता, एक ही बात है, एक ही बात हो गई ना, कार्य की न्याय संगत एवं मानव उचित दशाएं, इसका मतलब एक ही हो गया। कार्य की, हाँ, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब ये होगा कि जो राज्य है वो यदि संस्थागत प्रसव यदि कराते हो आप, राज्य यदि क्या करता है, राज्य ने ये व्यवस्था की है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। प्रसूति सहायता का मतलब ये है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें संस्थागत प्रसव की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। संस्थागत प्रसव है, इंस्टीट्यूशनल प्रसव का मतलब ये होता है कि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था करेगा, काय की डिलीवरी की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में करेगा, है ना। और उसके लिए क्या देता है, जब मेरे को पता भी है, मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना होती है, जिसमें 3,000 रुपए क्या मिलते हैं, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने पे 3,000 रुपए मिलते हैं। जो भेजता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसको भी 1,000 रुपए मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रसूतियां जो हो वो अस्पताल में ही हो। सरकार का ये है। प्रसूति सहायता की क्यों आवश्यकता पड़ी, पुराने समय में तो प्रसूति घर पे भी हो जाती थी, दाई आके प्रसूति घर पे भी कर देती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गर्भावस्था के दौरान क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन ना हो, है ना, इसीलिए प्रसव कहाँ होना चाहिए बच्चे का, अस्पताल में हो। और अस्पताल में प्रसव होगा तो उसको फिर व्यवस्था उपलब्ध करानी पड़ेगी। शहरी क्षेत्र में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हो जाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागृत करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, प्रसूति सहायता देना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा लाभ देना पड़ेगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित होंगे संस्थागत प्रसव कराने के लिए। संस्थागत प्रसव का मतलब होता है सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए। तो सरकार जो है चाहती है कि जितने भी प्रसव हों गर्भवती महिलाओं के, वो अस्पताल में ही हों। जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट में नहीं करा सकते, प्राइवेट में भी करा सकते हैं जो सक्षम लोग हैं। पर सरकार चाहती है कि जितनी भी डिलीवरियां हो वो घर पे ना हो, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराती है।
अर्थात जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें अस्पताल में डिलीवरी कराने पर, जैसे प्रधानमंत्री प्रसव सहायता योजना है, 3,000 रुपए दे रही है, ठीक है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भेजती है उनको भी 1,000 या 1,500 रुपए जो भी है वो मिलते हैं। तो राज्य सरकार ने इनके लिए क्या चला दिए, कार्यक्रम चला दिए, और उस कार्यक्रम का लाभ जनता उठा रही है। और जिन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई अलग से संविधान में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अर्थात राज्य बखूबी काम कर रहे हैं, जितने भी राज्य हैं, हमारा 28 राज्य बखूबी काम कर रहे हैं। यानी क्या करते हैं, वो संस्थागत प्रसव को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा डिलीवरियां कहाँ हो, हॉस्पिटल में हो, इसके लिए क्या करते हैं, वो काम करते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका। एक सेकंड में क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो कर नहीं पाया मैं। क्लास की रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, ओके। अब अगला देखिए, अगला कौन सा, आर्टिकल 43 की बात कर रहे हैं। किसी को मालूम है आपका आर्टिकल 43 क्या है, बताइए। आर्टिकल 43 की बात कर रहे हैं अब हम। अरे 3 दिन से बात कर रहे हैं, डीपीएसपी किसी ने तो कैसा, देखो ये पढ़ लो, ये लिख लो, या इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। ये आर्टिकल 43 है, क्या बोलता है देख लो, पढ़ के बताओ सोफिया क्या लिखा है। हाँ, तो जो तुमने बात बोली थी ना, क्या नाम से, सोफिया, वो 2 नंबर वाली बात बोली थी, है ना। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, आखिरी मतलब तो समझ में आ रहा है ना। आखिरी लाइन से क्या लिखा है, कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी कुटीर उद्योग उसको क्या करेगा, बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, ये बोला था अभी सोफिया ने, ठीक है। और ऊपर की जो बात है उसका कंक्लूजन मैं बता देता हूँ, भले आपको हिंदी इसकी समझ में नहीं आ रही हो, बहुत टिपिकल टाइप की है, पर इसका मतलब ये है, नीचे वाली बात इसका सब सभी बच्चे क्या खींच लें, स्क्रीनशॉट खींच लिया सभी ने। तो ऊपर वाली वो जो बात थी उसमें ये बोला गया है कि जितने भी कर्मकार होंगे, है ना, कर्मकार जो होंगे उनको क्या है, एक, जितने भी आपके कार्मिक हैं, कार्मिक आने कहने का मतलब जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं या वो करते हैं, उनको न्यायोचित दशा उपलब्ध कराना, यानी कहने का मतलब ये है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी जितनी भी मांगे होती हैं उनकी मांगों को पूर्ण करना है आपको। जो मैनेजमेंट होता है ना, जो हर फैक्ट्री का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ये करता है कि जो कार्मिक होते हैं उनकी समस्याओं को क्या करता है, हल करता है। तो मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, मजदूरों की क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए, ये चीज वो बोलता है। और दूसरा ये कहता है कि कुटीर उद्योगों को क्या दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ये इसका मतलब है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे कभी पूछा भी नहीं गया आज तक, सिर्फ आपको नोट करने के लिए आप इसको देख लीजिए। कौन सा नंबर का हो गया सोफिया, अब आएगा, अब आएगा आपका 44। तो के लिए तो कोई आवश्यकता है ही नहीं स्क्रीनशॉट की, वो ऐसे ही बता दूंगा। क्या बताओ, स्क्रीन 44 तो मेरे को पता होगा, सोफिया बताया था मैंने पहले भी। अच्छा, नए बच्चों के लिए थोड़ा लिख के बता देता हूँ मैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ। 44 में ये है, लिख लो नए बच्चे, इसमें ये लिखा है, समान बिल संहिता, ठीक है। ये आर्टिकल क्या बोलता है आपका, 44 बोलता है कॉमन सिविल कोड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ सिविल कोड। अब बता देता हूँ मैं इसके बारे में क्या है। देखो, पहले भी मैंने बताया था कि कानून 2 प्रकार के होते हैं, क्या पहले बात हो चुकी है ना हमारी, ये कानून कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है फौजदारी कानून,
और एक प्रकार होता है आपका सिविल कानून। किसी बच्चे का वो चल रहा है, म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है मुझे, सभी अनम्यूट कर लो। हाँ ठीक है। तो दो तरह के कानून होते हैं आपके। एक कानून क्या कहलाता है आपका, फौजदारी कानून, या उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। और एक लॉ होता है आपका सिविल लॉ, या हिंदी में बोलते हैं उसको दीवानी कानून। ठीक है। तो क्रिमिनल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस, दो तरह के अपराध होंगे समाज में। कितने तरह के अपराध होंगे, क्रिमिनल लॉ के तहत कौन सा अपराध आएंगे, क्रिमिनल ऑफेंस, और सिविल के अंतर्गत कौन सा आएंगे, सिविल अपराध आएंगे। तो दोनों में बेसिक कैरेक्टर ये समझ लो कि ऐसे अपराध जिनका समाज पर प्रभाव पड़े, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो कहलाते हैं आपके क्रिमिनल ऑफेंस। यदि मान लो मर्डर हो गया, या हत्या हो गई किसी की, या हत्या का प्रयास हो गया, या मारपीट हो गई, या दंगा हो गया, तो ये इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में जब विवाद हुआ आपस में, तो उसका समाज पे कुछ ना कुछ क्या क्या जाता है, इम्पेक्ट जाता है। चेन स्नेचिंग हो गई, है ना। इस तरीके से बलवा हो गया, मारपीट हो गई, हत्या हो गई, हत्या का प्रयास हो गया, ये सब काय में आते हैं, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है, इनका समाज पर इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा होता है दीवानी कानून, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे पति पत्नी का विवाद हो गया, तलाक का, या भाई भाई के बीच में संपत्ति का क्या हो गया, झगड़ा हो गया, है ना। पुत्र का पैतृक संपत्ति पे विवाद हो गया कि ये एक पिता के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र में से जो सबसे छोटा पुत्र है उसने उसको सब संपत्ति दे दी, तो दूसरे पुत्र ने क्या लगा दिया, कोर्ट में क्या लगा दिया, मामला लगा दिया। संपत्ति के विवाद हो गए आपके, है ना। गोद लेने का कई बार ये होता है, कई बार ये भी होता है कि जो वास्तविक वारिस है उसका पता नहीं लग पाता है ना, कि किसको संपत्ति मिलना है। कि एक व्यक्ति 2 या 3 शादी कर लेता है यदि, और वसीयत वगैरह लिख के नहीं गया है वो, तो ऐसी स्थिति में किसको फिर जायदाद दी जाए। तो ये जो ऑफेंस है ये व्यक्तिगत है सब, इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है आपका, इनका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिनका समाज पर कोई प्रभाव ना पड़े वो सिविल ऑफेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, सिविल। आने व्यक्तिगत जो आपके झगड़े हैं घर के, वो क्या कहलाएंगे आपके, किस कानून में आएंगे, वो सिविल कानून में आएंगे। और जिनका समाज पे कोई प्रभाव पड़ेगा वो आएंगे आपके फौजदारी मामले में या क्रिमिनल ऑफेंस में आएंगे। तो इसकी जो कोड लाइन है, इस आर्टिकल की कोड लाइन क्या बोलती है, समान सिविल संहिता बोलती है। क्या बोला गया है, समान यानी सिविल संहिता। तो पूरे देश में हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक ही प्रकार का क्रिमिनल लॉ चलता है ना। फौजदारी कानून एक ही जैसा है सभी के लिए, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। क्लियर है बात। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, है ना, या किसी भी पद पर रहता हो, कलेक्टर हो या कोई चपरासी हो किसी विभाग में, सभी के लिए क्रिमिनल ऑफेंस एक जैसा ही है। आगे बात समझ में। क्रिमिनल ऑफेंस अलग अलग नहीं है पूरे देश में। 28 राज्य और 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब में क्रिमिनल ऑफेंस एक जैसा ही होता है। लेकिन सिविल ऑफेंस जो है वो ऐसा नहीं है, सिविल कानून एक जैसा नहीं है, ये धर्म के आधार पर थोड़ा सा विभाजित है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं के लिए तो सिविल कानून एक जैसा ही है, लेकिन मुस्लिमों के लिए एक जैसा नहीं है। कहने का मतलब मुस्लिम के कुछ जो विवाद हैं सिविल कानून के, वो भारतीय कानून के तहत, सिविल कानून के तहत नहीं हल किए जाते, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जाते हैं, या वक्फ बोर्ड बोला जाता है उसको। वहां पर सिविल मामले क्या होते हैं, सुलझाए जाते हैं। जैसे कोई तलाक का मामला आया, है ना, या संपत्ति का कोई विवाद आया मुस्लिमों में, तो वो मामले सिविल कोर्ट में ना जाते हुए एक अलग से कोर्ट बना रखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वहां पर हल होते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया ना, दो तरीके के कानून हो गए राज्य में, हिंदुओं के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए और अन्य धर्मों के लिए तो आपका सिविल कानून एक जैसा ही है, और मुस्लिमों के लिए अलग हो गया। तो संविधान में ये व्यवस्था की गई कि राज्य यदि चाहे तो पूरे राज्य के लिए एक ही सिविल कानून बना सकता है, कॉमन सिविल कोड बना सकता है। इसी में पहला प्रयास अभी क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, कोई बता सकता है कॉमन सिविल कोड को बनाने के लिए पिछले साल क्या प्रयास किया गया, सोफिया को पता होगा। हाँ, सोफिया जैसे बताया ना कि ट्रिपल तलाक जो था,
ट्रिपल तलाक को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। ट्रिपल तलाक हिंदुओं में नहीं चलता ना, 3 बार तलाक 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 बोल के ऐसा कोई कानून सिविल कोर्ट में हमारे नहीं चलता था, लेकिन मुस्लिमों में ऐसा चलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसा, वहां पर ऐसा बोला जाता है कि वहां पर यदि 3 बार तलाक बोल दिया जाए मुस्लिमों में, है ना, जहां पर जिसके समक्ष शादी हुई थी उसी व्यक्ति के सामने, है ना, मौलवी होता है, उसके सामने क्या कर दिया जाए, ऐसा बोल दिया जाए तो तलाक हो जाता है ना 3 बार। तो ट्रिपल तलाक जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में आता था, तो वो जो कानून है वो खत्म कर दिया। अब वो सिंपल जो सिविल कानून है उसी के तहत क्या होंगे, आप मामले जो हैं मुस्लिमों की महिलाओं के भी इसमें आएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि कहने का मतलब ये है कि यदि राज्य यदि चाहे तो क्या कर सकता है, कॉमन सिविल कोड बना सकता है, यानी सभी धर्मों के लिए एक जैसी क्या हो सकती है, कानून व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, तो 1986-87 की बात है, लिख लो, नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। 1987 में एक प्रकरण आया था, साहबानो प्रकरण। साहबानो प्रकरण एक आया था। तो साहबानो प्रकरण में ये हुआ था कि एक मुस्लिम महिला थी, उसने गुजारे भत्ते के लिए क्या किया था, उसको उसका तलाक हो गया था, है ना, जिस व्यक्ति से तलाक हुआ था, इंदौर का मामला था ये। तो वो एक बहुत नामी वकील थे, उनसे उसका तलाक हो गया था। तो वो चूंकि वकील ही थे, हाईकोर्ट के वकील थे, तो आराम से वो सेशन कोर्ट में भी जीत गए मामला। गुजारा भत्ते के लिए जब महिला ने वो किया, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जब पहले जाते थे मामले गुजारे भत्ते वाले, तो वहां पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता। जो मेहर की राशि डिसाइड होती है विवाह के समय, जो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाती है, वही तलाक के समय दे दी जाती है। तो सोफिया ऐसे ही होता है ना, जो मेहर ही बोलते हैं ना उसको, मेहर की राशि। हाँ, मेहर की राशि कुछ भी हो सकती है, वो 1 रुपए भी हो सकती है और 1 करोड़ भी हो सकती है, सही है ना। मतलब ये है कि वर पक्ष की जो हैसियत है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, है ना। वो 1 रुपए भी हो सकती है और वो 1 करोड़ भी हो सकती है। नहीं, यदि वो व्यक्ति दूसरा विवाह करेगा, हाँ, उस हिसाब से तय होती है। पर कई कई बार ये भी हो सकता है ना कि स्वेच्छा से यदि शादी कर रहे हैं लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है दोनों परिवार के, तो वो 1 रुपए भी मेहर राशि डिसाइड हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मेहर राशि का कोई ऐसा डिसाइड तो है ही नहीं कि इतनी देना ही पड़ेगी आपको। वो तो वर पक्ष और वधु पक्ष की, हाँ, की इच्छा पर निर्भर है ना। तो इच्छा पर भी नहीं, दोनों परिवार यदि राजी हैं, वर वधु दोनों राजी हैं कि मेरे को तो नहीं लेना है, वधु ने बोल दिया कि मेरे को तो मेहर ज्यादा नहीं लेना है, तो वो 1 रुपए भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 1 करोड़ रुपए भी दिए जा सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है, जो मेहर की राशि होती है वही वर पक्ष वधु पक्ष को देता है और तलाक ले सकता है। तो चूंकि 1987 की बात है, साहबानो प्रकरण में महिला जो थी करीब 65 साल की थी, और जो पति था उनका जो पति थे वो दूसरा विवाह करना चाहते थे। तो मेहर की राशि उन्होंने दे दी। मेहर की राशि जो भी रही होगी, 1000, 2000, 5000 रही होगी उस जमाने के हिसाब से, तो 2, 4, 5 हजार में वो महिला कैसे निर्वाह करेगी। और बच्चे भी थे उस महिला के, साहबानों के। तो सिविल कोर्ट में मामला आया, वो सिंपल, उस महिला ने क्या किया, सिविल कोर्ट में क्या किया, मामला दायर किया, है ना। सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में वो हार गई, हाई कोर्ट में भी वो हार गई। फिर उस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में क्या की, चुनौती दी। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर महिला जीत गई और उसे बोला गया कि नहीं, इसे गुजारा भत्ता दिया जाए। पर चूंकि राज्य में कॉमन सिविल कोर्ट का कोई वो था ही नहीं मुद्दा, तो गुजारा भत्ता अब यदि बोल दिया है, किसने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो वो विधान हो गया। अर्थात अब क्या करना पड़ेगा, उसको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो 1987 में माना जाए कि उस समय से ही क्या हो गया था, माना जाता कि गुजारा भत्ता देने की परंपरा चल जाती, किंतु इसका फिर विरोध हुआ मुस्लिम समाज में। इसका जब विरोध हुआ, तो विरोध होने के कारण संसद ने फिर क्या किया, एक ऑर्डिनेंस पास किया और ये जो डिसीजन था इसको बदल दिया। ये डिसीजन ऐसा बदल दिया कि नहीं, महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं सिविल मामलों के लिए, गुजारा भत्ते के लिए इधर नहीं आएंगी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ही जाएंगी। इस तरीके का आप कोई आगे के मामले अब ऐसा नहीं होंगे। ठीक है, साहबानों को तो मिल गया पैसा जो मिलना था गुजारा भत्ते का, लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं होगा। तो 1987 से लेकर आज तक जो स्थिति है वो यथावत बनी हुई है। तो उस समय भी ये कॉमन सिविल कोड लागू हो जाता। तो अभी जैसे लास्ट ईयर जो हुआ ट्रिपल तलाक का, तो ये कॉमन सिविल कोड में एक कदम आगे बढ़ गए, है ना। अब ये आने कहने का मतलब, अब जो महिलाएं हैं उन्हें 3 तलाक बोल के शादी नहीं की जा सकती मुस्लिम महिलाओं में। तो जो अच्छी चीज है धर्म की, वो तो खैर अपना ही जाना चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, कॉमन सिविल कोड में वो लागू करना चाहिए।
जो धर्म की अच्छी चीजें हैं उन्हें तो अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, कोई अच्छी बात है यदि मुस्लिम धर्म में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से वो हल हो रही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। पर ट्रिपल तलाक चूंकि क्या था, एक विसंगति थी, तो इससे यदि दूर कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके के मामले ये राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि राज्य यदि चाहे तो कॉमन सिविल कोड बना सकता है, पर राज्य ने आज तक कभी कॉमन सिविल कोड नहीं बनाया है। आज भी सिविल मामलों के लिए मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ही जाती हैं, और हिंदू महिलाओं के लिए और दूसरे धर्म के लिए आपका सिविल कानून है ही सही। क्लियर है। सिर्फ मुस्लिमों में अभी पिछले साल ट्रिपल तलाक वाले मामले जो हैं वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। क्लियर है। कॉमन सिविल कोड क्लियर हो गया सभी को। बताओ जसप्रीत, जसप्रीत क्या समझ आया। हाँ, जो कोर्ट डिसीजन को बदल दिया, संसद ने अधिनियम बना, है ना। तो वो आज भी गुजारा करने वाला प्रोविजन नहीं है, आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ही जाना है महिला को, है ना। तो ऐसे करके कुछ जो विसंगतियां होंगी, अच्छी चीजें होंगी, वो सरकार क्या करेगी, संसद अधिनियम बदल भी सकती है ना। उस समय नहीं बदल पाई थी, जो भी बात रही हो, है ना, लेकिन अब बदल दिया। अब ज्यादा विरोध नहीं हुआ ट्रिपल तलाक का, देखा है आप, क्योंकि ट्रिपल तलाक पे नहीं थी माना, मुस्लिम धर्म ने माना कि नहीं ट्रिपल तलाक अच्छी चीज नहीं है, इसलिए उसका विरोध नहीं हुआ। अब हम आर्टिकल 45 की, आर्टिकल 45 में आ जाए। तो आर्टिकल 45 क्या बोलता है, बताओ। आर्टिकल 45 किसी को पता है? बोलो क्या बोलता है। हाँ ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो जो उसका स्क्रीनशॉट खींच लो, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, उसका स्क्रीनशॉट खींच लो। 45 है ना, ये लिख लो, इसको दिख रहा है सभी को। पढ़ के बताओ, जसप्रीत पढ़ के बता दो जोर से। क्या मतलब, प्राइमरी बेसिक शिक्षा जो है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखने का कहना मतलब प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन जो है वो उपलब्ध करना किसका कर्तव्य हो गया, राज्य का क्या हो गया एक प्रकार से, हाँ? मैं बता रहा हूँ, सब चीजें बता रहा हूँ इसमें। ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? हाँ तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या हम कहना चाह रहा है। वही कहना चाह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं ना, है ना, 6 वर्ष से कम, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो है ना, 6 वर्ष से 14 वर्ष लिखना था, उसमें लिखा हुआ नहीं। 6 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क क्या उपलब्ध कराना है, प्राथमिक शिक्षा क्या करवाना है, उपलब्ध कराना है। ये किसका कर्तव्य है, राज्य का क्या है, ये कर्तव्य है। अब इसलिए इसके लिए एक संविधान संशोधन भी क्या कर दिया गया है, पारित कर दिया गया है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है, बाध्यकारी कर दिया गया है राज्य को लिए कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराएगा। और इसको फंडामेंटल राइट्स 21A में क्या कर लिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। इसको और थोड़ा नोट कर लो, ये जो आपका आर्टिकल है 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, किसका कर्तव्य है, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य यदि उपलब्ध नहीं कराएगा तो फंडामेंटल राइट्स के तहत 21A में क्या कर सकते हैं, राज्य के विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हो, न्यायालय में जा सकते हो और उसे प्राथमिक शिक्षा दिलवा सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या नोट करना पड़ेगा कि इस आर्टिकल के लिए पृथक से क्या हो गया, संविधान में क्या बन गया, संशोधन। जैसे कल बना था ना पंचायती राज व्यवस्था में, आपने देखा था पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसमें क्या हो गया, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 80वां।
हाँ 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसको नोट कर लो। अगला आप बात करेंगे हम 46 पे। बोलो, किसी को पता हो तो बोलो। 46 की बात करेंगे, बताओ। जोर से बोलो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, जोर से बोल दो, मेरे को वो नहीं निकालना। हाँ बिल्कुल सही है ना, वो दिख नहीं रहा है मेरे, इसमें आ भी नहीं रहा किस फोल्डर में मैंने सेव किया था। गड़बड़, स्क्रीन शॉट में था वो, ये रहा, सॉरी, ये रहा। इसका स्क्रीन शॉट ले लो सभी बच्चे। क्या पढ़ के सुनाओ जसप्रीत, जसप्रीत पढ़ के सुनाओ इसको, क्या लिखा है। माही, कितनी बातें नजर आ रही है इसमें, देखा जाए तो लिखा हुआ तो बहुत है, लेकिन बातें कितनी नजर आ रही है जसप्रीत। पायल, पायल ऑनलाइन, ऑनलाइन, पायल, जसप्रीत कोई भी नहीं है क्या ऑनलाइन। नहीं, दो ही चीज दिख रही तो चार तो नजर नहीं आ रही। चीज दिख रही, चार चीज तो नहीं दिख रही। देखो, एक दिख रहा है आपका, देख लो इसमें बता रहा हूँ, एक नजर आ रहा है आपका, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। शिक्षा की व्यवस्था तो होती है, देखा ही आपने। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या है, आरक्षण है ना। शैक्षणिक संस्थाओं में क्या होता है, आरक्षण होता है, पहली चीज ये हो गई। और दूसरी क्या लिखा, क्या राइट किया मैंने, क्या राइट किया है, आर्थिक। कहने का मतलब अनुसूचित जाति जनजाति, दुर्बल वर्ग है ना, महिला, विकलांग वगैरह, इन सब के लिए क्या होता है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था होती है कि नहीं होती। अर्थ का मतलब क्या, आर्थिक। शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है, राज्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। कर रहा है। शिक्षा SC ST के लिए होता है, पढ़ाई में भी आरक्षण होता है, नौकरियों में भी आरक्षण होता है। और अर्थ का मतलब क्या है, छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति, मेरिट छात्रवृत्ति वगैरह सब मिलती है कि नहीं मिलती है। तो दो चीज हो गई है, शिक्षा हो गई, अर्थ हो गई, और एक क्या है, तीसरा क्या है, सभी प्रकार के शोषण से क्या करना है, उनकी रक्षा करना है। तो तीन चीज नजर आ रही है बस, इतनी चीजें है। कीवर्ड क्या हो गया इसका, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा, अर्थ और शोषण से क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। तीन चीज याद रखना है। सामाजिक अन्याय का मतलब यही होता है, सामाजिक अन्याय का मतलब ये कि शोषण से रक्षा करो। अभी बात समझ में, वो घुमा फिरा के उसका मतलब वही होता है। सामाजिक अन्याय का मतलब क्या, सामाजिक अन्याय हो रहा है ना किसी के साथ, इसका मतलब शोषण हो रहा है उसके साथ। सामाजिक अन्याय हो रहा है ना किसी व्यक्ति के साथ, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है। तो उसको शोषण से क्या दिलाना है, मुक्ति दिलाना है, या सामाजिक न्याय दिलाना है। चलो इन सबको मैं गलत कर दूं, ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, इन सबका मतलब क्या होगा, सामाजिक न्याय दिलाना। ठीक है ना, आगे बात समझ में कि नहीं आई। तो तीन चीजें हैं इसमें, शिक्षा, अर्थ और सामाजिक न्याय की प्राप्ति। चाहो तो कीवर्ड इसका ये कर सकते हो अलग से, शिक्षा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या हो गया, आपको क्लियर हो गई सब, तो बात आपकी नहीं हुई। तो देखो राज्य क्या करता है, तो आपको पता ही है कि सभी शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है, जो भी विद्यालय होते हैं या महाविद्यालय होते हैं, उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी बच्चे होते हैं उनको क्या करता है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता है, मेरिट छात्रवृत्ति की व्यवस्था करता है ना।
विदेशों के लिए भी भेजता है। कोचिंग क्लास में भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आईएएस की भी यदि कोचिंग आप दिल्ली में लगाना चाहते हैं तो वो भी कोचिंग की व्यवस्था भी करता है ना, उसके लिए पैसे भी देता है, सब चीज़ें करता है, हॉस्टल की व्यवस्था भी करता है। ठीक है, तो शिक्षा और अर्थ संबंधी सभी आवश्यकताएं राज्य सरकारें क्या करती हैं, आपके जितने भी 28 राज्य में चले जाओ या 8 केंद्र शासित राज्य में चले जाओ, सभी राज्य सरकारें इसमें काम करती हैं। यदि नहीं करती तो फिर संविधान में संशोधन करना करके उसको बाध्यकारी बनाते हैं और 21A में डाल देते हैं। पर ऐसे की आवश्यकता पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही। नहीं पड़ रही तो फिर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार क्या करती है, इस आर्टिकल के तहत क्या कर रही है, कानून बना रही है और उस कानून का पालन हो रहा है। ठीक है, तो आखिरी क्या है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति। सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि अन्याय यदि कुछ होता है तो सामाजिक न्याय के लिए कैसा बना है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार उन्मूलन अधिनियम बना है, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम दिया है, बना है, सिविल कानून बना है। तो ये सब कानून क्या करते हैं, यदि सामाजिक भेदभाव होता है किसी वर्ग के साथ तो उसे दूर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ में? बोलिए, बोलो। कौन सा आर्टिकल था? कौन सा आर्टिकल था? अब अपन बात करेंगे किसमें, 47 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका यदि कीवर्ड तुम आप लोग जिसमें से कोई पढ़ मेरे को समझ के बता दे, हो सकता है दीक्षा बता दे, ये बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है, इसमें छुपा हुआ है कोई कीवर्ड। ये कीवर्ड तो नहीं बोलेंगे इसको, आसान शब्द होता तो, इतना आसान होता तो पूछता ही नहीं मैं, इतना आसान होता तो पूछते नहीं। इसको पढ़ लो यदि ध्यान से तो अपने आप समझ में आएगा कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक बात है। मैं क्या कह रहा हूँ कि राज्य के तो सब कर्तव्य होते ही है, राज्य के तो ये कर्तव्य है ही राज्य को, क्योंकि चुनाव लड़ना है 5 साल में। ठीक है, तो राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा ही सही, लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा ही सही, इसमें कौन सी नई बात है, शिक्षा की व्यवस्था करेगा ही सही। लेकिन इसमें एक बहुत बात महत्वपूर्ण लिखी हुई है जो बहुत स्पेसिफिक है, जो तुम नजर ही नहीं आ रही तुम लोग। पे का क्या नहीं करेगा, निश्चित नहीं करता है क्या? होता नहीं है, एक्साइज विभाग नहीं होता है क्या आपका? एक्साइज विभाग होता है कि नहीं होता है? तो जीवन स्तर को ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है ना राज्य को सरकार के माध्यम से, ये नहीं करना। मादक पदार्थों के निषेध के संबंध में आबकारी एक्ट नहीं बना हुआ है आपका, एक्साइज। देखो, डीपीएसपी किस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के लिए है कि नहीं है? शराबबंदी करता ही है ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई ऐसी बात इसमें छुपी हुई है जो मेरे को बताओ कि हाँ सर ये एक यूनिक बात है? शराबबंदी करता है उसमें क्या सबको दिख रही है, पोषाहार स्तर बढ़ाता ही है, सभी को आंगनबाड़ियां चल रही हैं बच्चों के लिए। ठीक है, जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी बहुत तरह के क्या दिए हैं आपको, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। कौन सी बड़ी बात लिखी हुई है इसमें, कोई ऐसी बात कोई छुपी हुई तो हाँ सर ये एक बात है जो पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखी है। अब देखो नहीं समझ में आ रहा तुमको तो, एक जगह, यस यही वाली बात थी। ये क्या लिखा है, ये मैंने नहीं सुना यार, तुम बोला ऐसा, श्वेता ने, श्वेता की आवाज है ना, श्वेता बोल रही क्या है, दीक्षा की आवाज है। तो हाँ बोला हो तो मैंने नहीं सुना। प्राथमिक कर्तव्य, देखो ये कितनी बड़ी बात लिखी हुई है, प्राथमिक कर्तव्य कहने का तो प्राइमरी ड्यूटी है राज्य की। क्या ड्यूटी है कि अपने लोगों के जीवन स्तर का क्या करेगा, पोषाहार स्तर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, जीवन लाइफ स्टाइल को क्या करना पड़ेगा, उसको ऊंचा करना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य का क्या करना पड़ेगा, सुधार। ये उसका क्या है, राज्य का क्या है, फंडामेंटल प्राइमरी क्या हो गई, ड्यूटी हो गई। हाँ कितनी बड़ी बात लिखी हुई है ये। ठीक है, प्राइमरी ड्यूटी यदि नहीं करे वो, तो कोई बात नहीं, 5 साल बाद जब चुनाव होंगे उसको हटा देना। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई बात? यदि राज्य क्या नहीं करे, राज्य क्या नहीं दे रहा है, आपका पोषाहार स्तर आपका ऊंचा नहीं उठा रहा है, लिविंग स्टाइल आपकी ऊंची नहीं कर रहा है, आपको स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करेगा नागरिक, क्या करेगा,
क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? किस राज्य की ड्यूटी है। वो ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। संविधान में राज्य को बोला कि राज्य आपका कर्तव्य है। सरकार आपने काय के लिए बनाई है? जनता के प्रतिनिधि जो चुन के सरकार बनी है, उसकी ड्यूटी है कि वो 3 चीजें करना ही पड़ेगी उसको। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो पोषण स्तर क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। सुधार, है ना। जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल भी सुधारनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेंगे? और लोक स्वास्थ्य की तो करती है। आयुष्मान कार्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा? जननी सुरक्षा योजना चल रही है कि नहीं चल रही? बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम चलते हैं कि नहीं सरकार की ओर से? जो सरकार की ड्यूटी है, इसलिए करती है सरकार। अब वो सरकार की ये ड्यूटी है, यदि सरकार इस ड्यूटी में असफल हो गई तो सर उसको क्या नुकसान उठाना पड़ता है? उसको जब 5 साल बाद चुनाव आते हैं तो फिर उसको वो नुकसान होता है कि सरकार चली जाती है। अगर ना बात समझ में क्लियर है? तो ये अति महत्वपूर्ण मोस्ट आईएमपी क्या है? ये आपका क्या है? आर्टिकल है जिसमें राज्य के कर्तव्य बोले गए हैं। राज्य के कर्तव्य की बात नहीं है, राज्य को बोला गया कि ये चीज तो आपको देना ही है। 3 चीज, है ना। पोषाहार स्तर उठाना है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या करना है नागरिक का, वो भी ऊंचा है। तो कैसा होगा लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा? सबको क्या मिले? ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? शिक्षा मिले, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो? स्वास्थ्य मिले, है ना। तो जब सब ये सब चीजें मिलेंगी तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? ऊंचा होगा। पोषाहार स्तर भी ऊंचा करेंगे तो आंगनबाड़ी वगैरह चलती है ना, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, इनके माध्यम से क्या होता है, जितने भी बच्चे होते हैं उनको पौष्टिक आहार वगैरह सब मिलता ही है। उठाने का प्रयास करता ही है राज्य, है ना। और तीसरा क्या है? आगे बात समझ। लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है सब। आगे बात समझ में। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो प्राथमिक कर्तव्य है राज्य के, और दूसरा जो आपका क्या है, मादक पदार्थों का वो क्या करेगा? मादक पदार्थ जो होते हैं ना आपके, जैसे अफीम होते हैं या शराब होती है, इनका क्या करेगा? निषेध करेगा, है ना। देखा कि नहीं आपने? इसको अपने कंट्रोल में रखेगा। निषेध का मतलब ये है कि ये उसके कंट्रोल में रहेंगे। यदि इसके लिए कोई शॉप वगैरह लगाना चाहता है तो उसके लिए सरकार से क्या लेना पड़ेगी? उसको अनुमति लेना पड़ेगी। हाँ, यानी एक विभाग अलग से रहेगा। एक्साइज विभाग तो होता ही है, आपने देखा, आबकारी विभाग। तो इसमें 2 बातें थी, एक तो राज्य के फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये मादक पदार्थों का पर क्या है, प्रतिषेध वाली बात कही गई है। ठीक है। तो मादक पदार्थों पर प्रतिषेध कौन लगाता है? आपका एक्साइज विभाग लगाता है। क्लियर हो गई बात? अब आखिरी बात, आखिरी अभी आज का जो है आखिरी वो कर लेते हैं। हाँ, है ना। ड्यूटी उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट ड्यूटी में तो वैसे भी कितने वो चीजें आती, 66 विषय आते हैं। 66 विषय को, लेकिन 66 जो विषय आते हैं सभी 66 विषयों को प्राइमरी ड्यूटी नहीं बोला स्टेट की ना। स्टेट के विषय कितने हैं जिस पर कानून बना सकते हैं? 100 विषय कानून कौन बना सकता है? केंद्र। 66 बनाता है वो, है ना, दोनों राज्य। और दोनों मिलके कितने पे बनाते हैं? 52 पे। यही है ना? यही है ना? क्लियर है? हाँ। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे विषय हैं उसमें, 66 विषय हैं। 66 विषय लेकिन प्राइमरी ड्यूटी में नहीं आ रहे हैं उसके। 66 जो विषय है वो राज्य की प्राइमरी ड्यूटी में नहीं आ रहे हैं। अभी बात समझ में कि नहीं आई? अनुच्छेद 48, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ऐसे स्क्रीनशॉट करो, लिखने में टाइम लगे। और जसप्रीत बोल के बताओ क्या लिखा है। क्या मीनिंग निकल रहा है? इतना सारा लिखा तो है लेकिन मीनिंग क्या निकल रहा है देखा जाए तो? 2 चीज नजर आ रही है मेरे को। देखो देखो देखो, बस बस कृषि और पशुपालन को क्या बनाना है? उन्नत बनाना है, आधुनिक। बस उन्नत और आधुनिक बनाना है। कहने का मतलब कृषि में क्या होना चाहिए? क्रांति आना चाहिए। हरित क्रांति आ गई, दुग्ध क्रांति आ गई, लाल क्रांति आ गई, सफेद क्रांति आ गई, है ना। ब्राउन रेवोल्यूशन आ गया, नीली क्रांति आ गई। तो ज्यादा से ज्यादा क्रांति का क्या हो? विकास हो। पशुपालन में क्या होना चाहिए? पशुओं के लिए वैज्ञानिक,
है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र होना चाहिए बहुत ज्यादा, जो पशुपालन को क्या दें, ऐसी ब्रीड तैयार करें जो ज्यादा से ज्यादा क्या दे रही है, दूध दे रही है, ऐसी गाय या ऐसी भैंसे का क्या होना चाहिए डेवलपमेंट। तो उसके लिए क्या है, कहने का मतलब ये देख लो, वैज्ञानिक पद्धतियों को संगठित करने का, कहने का मतलब कृषि और पशुपालन का क्या करना है, विकास करना है, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से या वैज्ञानिक प्रणालियों के माध्यम से, बस सीधी सी बात करता है। ठीक है। और इसके अलावा देखो एक चीज और आ गई, ये उनके वध का प्रतिषेध, यानी होता ना गो वध प्रतिषेध हो गया, अपने गाय हत्या को क्या कर दिया, कई राज्यों ने बैन लगा दिया, लगा दिया। तो आर्टिकल 48 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया, 48 के तहत गोवध हत्या जो है वो क्या हो गई है, अब निषेध हो गई है। तो ये आर्टिकल 48 में दो बातें हैं, कृषि और पशुपालन का विकास है, साथ ही साथ पशुवध को क्या किया गया, प्रतिषेध करने का। तो प्रतिषेध हो रहा था, नहीं हो पा रहा था ना, गो हत्या हो रही थी, इसलिए सरकार ने क्या बना दिया, गो हत्या क्या बना दिया, अधिनियम। यदि गो हत्या करता है तो उसको क्या सजा हो जाएगी। दो बातें हैं इसमें, बस क्लियर है। चल इतना आ गया समझ में। तो अपन ने कितनी बात कर ली, आज यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं कल करेंगे, थोड़ा सा टाइम नहीं है ना। तो घर से मैं जब क्लास लूंगा तो थोड़ा सा लंबा। हाँ बोलो। कौन सा। अच्छा तो बाद में देखोगे, फिर ऑनलाइन नहीं आओगे क्या यूँ कल से। आज छूट गया। तो ये जो है ना, ये 12 बजे बाद अपलोड होता है ना, 12 बजे बाद। तो ऐप है ना, इस ऐप में आप, इस ऐप में ही दिखने लगता है, देखा होगा आपने, है ना, रिकॉर्डिंग करके आया है ऑप्शन इसमें, उसमें अपलोड होता है ना। तो उस रिकॉर्डिंग को मैं यूट्यूब पे भी कर देता हूँ, सुबह देखा होगा आपने। हाँ मैं कभी यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, जैसे 2 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी डाल दिया, आज का भी डाल दूँ। तो आपको यदि नहीं देखना तो करेक्ट 12 बजे के आसपास हो जाता है, 12 बजे तो सुबह देख लेना। सुबह आपको डाल दिया, उसमें डालते हैं, उसमें पीडीएफ डाल चुका हूँ ना मैं, देखो फंडामेंटल राइट्स करती हैं। नहीं पूरे हैं क्यों, पूरे हैं ना, 12 से पूरे हैं क्यों जसप्रीत, पूरे हैं, देखो थोड़ा पायल को नहीं मिल रहे, मैंने भी देखे हैं। समानता का भी, स्वतंत्रता की, ये सभी है, डिटेल में है, और 26 पेज है टोटल, है ना उसमें तो, 26 पेज है, 26 पेज में क्यों बाकी बच्चों को दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है, यही बताओ। अच्छा क्यों जसप्रीत दिख रहा है समझ में, पायल क्या बोल रहे हैं लोग। चलो ठीक है, धन्यवाद, है ना, ठीक, गुड नाइट।